बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग अपना सिंगल एंट्री का सेकंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और वो सेकंड लेक्चर क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट को। हम उसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे जिस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या चीजें बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो आज हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। तो साथ रहिएगा, अपना कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा, मुझे वक्तन फवक्तन बताते रहिएगा आंसर कि क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, अगेन रीड कर लेता हूँ। कल वाला ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। On March 1st, 2021, Mr. Munib started a business with an investment of rupees 1 lakh। ये कैपिटल स्टार्ट दिया था इन्होंने आपको कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, which is called capital start। Okay, and decided to keep his business accounting records under single entry system। And उसने डिसाइड किया है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करेगा। On June 30, 2021, the following information was available from his records। अब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी अवेलेबल हुई है उनके रिकॉर्ड से, जिसमें उनके पास कैश है, बैंक है 24,000 से, 7,000 से अकाउंट्स पेबल है, 20,000 से मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है 16,000 से, और अकाउंट पेबल है, और इसके अलावा बैंक लोन है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन में चीजें दे दी हमें। अच्छा, फिर उसके बाद ये आगे आप लोगों को क्या बता रहे हैं? ये आगे आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, एज ऑन जून 30, 2021, ड्यूरिंग द पीरियड ही विदड्रॉ कैश रुपीज 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। इसने कुछ ड्राइंग की है। अच्छा, पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है इसने 20,000 से, और 12% फर्नीचर पे जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। बैडेड एक्सपेंसेस हैं 500 से, रेंट प्रीपेड बताया जा रहा है आपको 6,000 से, एक्रूड कमीशन इनकम बताई जा रही है आपको 7,000 से। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपने पिछले लेक्चर के अंदर बना चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहां पर हम बैलेंस शीट is referred to statement of affair, or balance sheet is known as statement of affair, या बैलेंस शीट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब हम यहाँ पर बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहेंगे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर द पीरियड एंडेड ऑन जून 30, 2021। क्या आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो बनानी है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब वो आपसे बैलेंस शीट के हवाले से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। तो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो कंपनी का नाम लिखेंगे। ऊपर कंपनी का नेम क्या है? मिस्टर मुनीब। मिस्टर मुनीब मैंने लिख दिया। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। फिर इसके बाद एज ऑन जून 30, 2021। ठीक है, तो ये मैंने एक बैलेंस शीट का हेडिंग लिखना है पेपर में कि मिस्टर मुनीब जो है वो ऑनर का नेम लिख देंगे। फिर देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे। फिर उसके बाद एज ऑन जून 30, 2021 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आगे ये होगा कि आप लोग जो है इसके अंदर बैलेंस शीट का एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। दो कॉलम बन जाएंगे, एसेट्स और दूसरा लायबिलिटी एंड
इक्विटी का या लायबिलिटी एंड कैपिटल का। ठीक है, तो एक कॉलम मैंने बना दिया एसेट्स का, देन दूसरा लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इस तरीके से मैं एक कॉलम बना दूंगा। ठीक है, अब एसेट्स में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करंट एसेट्स को मेंशन करूंगा कि मेरे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग दूंगा करंट एसेट्स की। ठीक है, अब करंट एसेट्स के अंदर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा कि हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर बेटा हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैश, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, मर्चेंडाइज हो गया। ये हमें इन्होंने ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ करंट एसेट्स ऑलरेडी दिए हुए थे। तो अब मैं इन करंट एसेट्स को रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे कैश लिख रहा हूँ 39,000 से है मेरे पास पास पेपर में, तो कैश मैंने लिखा 39,000। सेम इसी तरह कैश एट बैंक लिखूंगा, यानी कि कैश एट बैंक का मतलब होता है बैंक, बैंक का अमाउंट उसने 24,000 दिया है। फिर उसके बाद दिया हुआ है इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल, तो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा हमेशा, कि जब भी आप अकाउंट रिसीवेबल को बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने जा रहे हो, तो अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली मत लिखिएगा, जैसे कि मैंने कैश को डायरेक्ट लिखा, मैंने बैंक को डायरेक्ट लिखा। इस तरीके से आपने कैश अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली नहीं लिखना होता। अकाउंट रिसीवेबल में से हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं तो उन बैड डेट्स को आप माइनस करोगे। जैसे कि यहाँ पर बैड डेट्स दिए हुए हैं हमें कितने, 500। तो पहले मैं अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ लिखूंगा थोड़ा सा पहले, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा 7,000। फिर मैं इसमें से लेस करवा दूंगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना है, 500 है। इसको मैं लेस करवाऊंगा, लेस करवाने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको मैं आगे रिपोर्ट करूंगा। यानी कि 7,000 में से अगर मैं 500 माइनस कर देता हूं तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,500। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल को आपने डायरेक्टली नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है तो आपने उसको माइनस करना है। हाँ, अगर ऐसा हो कि अकाउंट रिसीवेबल हो और अलाउंस फॉर बैड डेट्स ना दिया हो, तो फिर आप अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्टली मेंशन कर दोगे यहाँ पर, जैसे कि हमने बाकी करंट एसेट्स को मेंशन किया, जैसे मैंने कैश को मेंशन किया, जैसे कि मैंने बैंक को मेंशन किया, तो ऐसे ही मैं अकाउंट रिसीवेबल को भी मेंशन कर देता। लेकिन अब अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया है तो फिर आप माइनस करोगे। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल का तो ये कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं और कौन से हमारे पास करंट एसेट्स हैं। जैसे कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखूंगा। अब मर्चेंडाइज कितनी है, मर्चेंडाइज जो है वो 20,000 से, तो ये मैंने रिपोर्ट कर दी। ठीक है, तो कैश हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, मर्चेंडाइज हो गई। अब इसके अलावा देखूंगा और कोई करंट एसेट है, क्योंकि अभी मैं करंट एसेट लिख रहा हूं, मैं अभी फिक्स एसेट की तरफ नहीं गया। तो मैं और देखूंगा कि और कोई करंट एसेट है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर प्रीपेड आपको दिया हुआ है तो वो आपके लिए करंट एसेट है, वो आपके लिए करंट एसेट है। सीए बोले तो करंट एसेट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको प्रीपेड के अलावा अगर उसने आपको एक्रूड इनकम कोई दी हुई है, तो वो भी बच्चों आपके लिए एक करंट एसेट होता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपके पास करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें जाती हैं। प्रीपेड आपका करंट एसेट होता है, एक्रूड आपका एक्रूड अगर इनकम के साथ लग रहा हो, शर्त यह है कि एक्रूड डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर एक्रूड इनकम के साथ लग रहा है तो वो आपके लिए एक करंट एसेट होता है। इसके अलावा जो है आपके पास करंट एसेट्स में आउटस्टैंडिंग अगर इनकम आ जाए, आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाए, तो वो भी आपके पास करंट एसेट है। इसके अलावा किसी भी तरह का रिसीवेबल हो,
जैसे कि कमीशन रिसीवेबल हो गया, जैसे कि रेंट रिसीवेबल हो गया, जैसे कि किसी भी तरह का रिसीवेबल है तो वो भी आपका करंट एसेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका किस में आएगा, करंट एसेट। तो ये मैंने आपको लिख दिए कुछ बेसिक चीजें कि करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीजें लेके जा सकते हैं। एक प्रीपेड हो गया। अच्छा, प्रीपेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड भी है। तो प्रीपेड को हम अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ है या प्रीपेड लिखा हुआ है तो वो आपका करंट एसेट है, उसको आप करंट एसेट में शो करोगे। ठीक है, बाकी करंट एसेट्स यही होते हैं, कैश होता है, बैंक होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता हो कि करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं तो वो मुझे एक टेक्स्ट कर दे। सब बच्चों को मेरा नंबर पता है, 0312257635। तो मैं उसको जो है वो, बल्कि डिस्क्रिप्शन पे भी करंट एसेट के मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया हुआ है। उसकी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन पे मैं अपलोड कर दूंगा कि करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, रिसीवेबल हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो अब मैं देख लूंगा कि एक नजर के कहीं पर ये चीजें तो हमें नहीं दी हुई। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो क्वेश्चन के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में आपको दिया जा रहा है रेंट वॉज प्रीपेड ₹6,000। तो ये प्रीपेड आपको बताया जा रहा है और प्रीपेड के बारे में अभी बताया कि ये क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो अब मैं रेंट को लिखूंगा प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स में, और प्रीपेड रेंट में कितने से लिखूंगा, 6,000 से लिखूंगा। सेम इसी तरह अगर आप देखो आपको दिया हुआ है एक्रूड कमीशन इनकम, एक और एडजस्टमेंट जो लास्ट एडजस्टमेंट है, एक्रूड कमीशन इनकम ₹7,000। तो अब आप इस कमीशन इनकम को, एक्रूड कमीशन इनकम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक्रूड किसी भी इनकम के साथ लग जाए वो भी आपका करंट एसेट होता है। तो यहाँ पर एक्रूड कमीशन इनकम है, एक्रूड इनकम के साथ लग रहा है तो ये भी आपका एक करंट एसेट है, इसको भी आप शो करोगे एक्रूड कमीशन। ठीक है, और ये कितना है, 7,000 है। तो ये हमने अपने सारे के सारे एसेट्स को रिपोर्ट कर लिया, जितने भी करंट एसेट्स थे। अब सेम यही मैं आगे चलूंगा अपने फिक्स एसेट्स की तरफ कि कहीं पर मुझे कोई फिक्स एसेट तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो अब हम फिक्स एसेट्स की तरफ चलते हैं कि फिक्स एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में अगर आप देखो एक ही फिक्स एसेट दिया हुआ था फर्नीचर, जो कि 46,000 है। तो अब मैं फर्नीचर को रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, फिक्स एसेट्स में भी एक कहानी ये है कि फिक्स एसेट्स को डायरेक्टली आप रिपोर्ट नहीं करोगे। फिक्स एसेट को भी आप पहले लिखोगे, फिर उसमें से आप बैड डेट्स, सॉरी, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप आगे रेफर करोगे। सेम यही प्रोसेस मैंने अभी ऊपर अकाउंट रिसीवेबल के साथ किया था, अब वही प्रोसेस मैं नीचे दोहरा रहा हूँ। क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर अकाउंट रिसीवेबल है तो उसमें से बैड डेट्स माइनस करके आगे लिखोगे। ऐसे ही अगर कोई फिक्स एसेट है और उसका डेप्रिसिएशन मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उस डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना है और फिर आगे अपने फिक्स एसेट को रिपोर्ट करना है। अगर नहीं दिया हुआ डेप्रिसिएशन तो आप फिक्स एसेट को डायरेक्टली आगे रिपोर्ट कर दोगे, जैसे कि बाकी एसेट्स को आपने रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर है तो आपने उसमें से उसका डेप्रिसिएशन बच्चों माइनस करना है, और माइनस करने के बाद फिर जो अमाउंट आएगी उसको आप आगे रिपोर्ट करोगे। जैसे कि अब मैं फर्नीचर को 46,000 पहले लिख रहा हूं, मैं आगे रिपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सर ने क्या बताया कि आपने उसमें से लेस करवाना है। क्या लेस करवाना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन को डेप लिख रहा हूं, आप लोगों ने पूरा पेपर में लिखना है। तो डेप्रिसिएशन था हमारे पास 12%। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में निकाल रखा था जब हम डेप्रिसिएशन को लेके जा रहे थे, और वो हमने 5,520 निकाला था। अगर किसी को पता करना हो कि ये मैंने कैसे निकाला था, तो ये 12% मैंने फर्नीचर के ऊपर अप्लाई किया था, 5,520 हमारे पास एक अमाउंट आ गया था। तो अब मैं वहीं पर ही यहाँ पर लिख दूंगा 5,520, 5,520। ये माइनस करूंगा, फिर जो अमाउंट आएगी उसको मैं आगे रिपोर्ट करूंगा, जैसे मैंने बाकी एसेट्स को रिपोर्ट किया है।
तो करंट एसेट्स 46,000 माइनस कर देंगे 5,520, तो 40,480 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिंपल फर्नीचर का 12% निकाला है। फर्नीचर का ऊपर अमाउंट दिया हुआ था 46,000, ये दिया हुआ आपको। तो ये 46,000 का जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो क्वेश्चन में आपको 12% दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइड बाय 100 किया, तो फिर उसका जो अमाउंट आ गया वो आ गया 5,520, और इसको मैंने यहाँ पर रिपोर्ट करा है 5,520, और फिर ये आपस में माइनस करें तो हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हम एसेट्स का टोटल कर लेंगे हमारे पास कि टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं। टोटल एसेट्स, ये जो भी लास्ट रॉ के अंदर हमारे पास टोटल है उन सब का आप टोटल करोगे। तो मैं टोटल कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने पास टोटल करके मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। पहला अमाउंट है 39,000 प्लस 24,000 प्लस 6,500, देन प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 40,480, तो 1,42,980 आया है मेरे पास। 1,42,980, आप लोगों के पास भी यही अमाउंट आया है? चेक कर लो आप लोग भी अपने पास, एक दफा टोटल करके देख लो कि एसेट्स का सम यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मुझे करेक्ट करवा दो ताकि बाकी बच्चों के लिए गलत ना हो। तो मेरे पास बच्चों 1,42,980 आया, एक दफा आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाओ, करंट एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, एसेट्स वाली साइड हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे अपनी लायबिलिटीज वाले सेक्शन के अंदर कि हमारे पास लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो लायबिलिटीज में भी सेम जैसे आपने करंट एसेट्स को शो किया है ऐसे ही आप करंट लायबिलिटीज को शो करोगे। करंट लायबिलिटीज के करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे कि क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज दी हुई है। जैसे कि अकाउंट पेएबल हो गया, ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी है विच इज 12,000, तो मैंने अकाउंट पेएबल को शो कर दिया यहाँ पर 12,000 से। ठीक है, अकाउंट पेएबल शो कर देंगे 12,000 से। देन फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे और भी क्वेश्चन में कोई करंट लायबिलिटी दी हुई है कि नहीं दी हुई। जैसे कि हमें एक बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, तो इसको हम करंट लायबिलिटीज में शो नहीं करेंगे। अच्छा, एक और बात चलते चलते मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे मैंने एसेट्स के बारे में बताया कि करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सेम इसी तरीके से आप लोगों को मैं करंट लायबिलिटीज के बारे में भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो सुनो, करंट लायबिलिटीज के अंदर जैसे कि किसी भी तरह का पेएबल हो, एनी पेएबल, वो आपके लिए बन जाता है करंट लायबिलिटी, सीएल। सेम इसी तरीके से अगर एक्रूड, एक्रूड आपका एसेट्स में भी आ रहा था लेकिन एक्रूड वहां पे लग रहा था इनकम के साथ, अब यहां पर एक्रूड लग रहा है किसी एक्सपेंस के साथ। अगर एक्रूड किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अनएंड आ जाए तो वो भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है, उसको आप अपनी करंट लायबिलिटी के अंदर शो करोगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए, जैसे कि वहां पर अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो वो आपका करंट एसेट्स होता है, उसको आप करंट एसेट्स के अंदर शो करते हो। ऐसे ही अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो बच्चों उसको आप अपनी करंट लायबिलिटी के अंदर शो करते हो। इसी तरह किसी भी तरह का पेएबल हो, ये सारी चीजें नॉर्मली हमारी करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होती हैं। तो इस तरह की और कोई चीज नहीं है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास जस्ट अकाउंट पेएबल था तो मैंने अकाउंट पेएबल को शो कर दिया अपनी करंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कि अब हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो अब हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी एक ही थी जिसको मैंने शो कर दिया, अब मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लिखूंगा।
अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे आप आओगे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में देखोगे कि कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नॉर्मली बैंक लोन होता है, तो या लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक ही लायबिलिटी है, बैंक लोन। तो हम बैंक लोन को यहाँ पर शो कर देंगे। बैंक लोन का हमें अमाउंट दिया हुआ था 10,000। ठीक है, तो ये मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को शो कर दिया। अब हम लिखेंगे कैपिटल को। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हम आ गए हैं कैपिटल के ऊपर। अब कैपिटल को आप कैसे रिपोर्ट करोगे ये सुन लो। यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपिटल को आपने बेटा कैसे रिपोर्ट करना है? कैपिटल को रिपोर्ट करने का तरीकाकार ये होगा, आप लोग सबसे पहले लिखोगे कैपिटल स्टार्ट। हमेशा कैपिटल स्टार्ट लिखा जाएगा। जैसे कि अगर आप देखो यहां पर आपको दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पे बिजनेस विद एन स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। यहाँ पर इन्होंने आपको कैपिटल स्टार्ट दे दिया था, तो कैपिटल स्टार्ट लिखोगे आप 1 लाख से। देन आप इसमें ऐड करवाएंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्टमेंट शॉर्ट करके लिख रहा हूं, तो आप लोग पूरा पेपर में लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट को पूरा लिखना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास है, इसने आपको बताया था सबसे पहली ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कर दी है 20,000 से। ठीक है, ये हमें उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी ऑफ ₹20,000। तो ये मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट किया। फिर हम इसमें से लेस करवाएंगे ड्राइंग को। ये पूरा पैटर्न याद रखना है आपको। सबसे पहले आप कैपिटल स्टार्ट लिखेंगे, फिर आप उसमें ऐड करवाएंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट को, फिर आप उसमें से लेस करवाओगे ड्राइंग को, अगर आपको क्वेश्चन में कोई ड्राइंग दी हुई है तो। अब ड्राइंग जो है वो हमारे पास है, कितनी है बच्चों? ड्राइंग सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ड्राइंग जो है वो 6,000 दी हुई थी, पहली एडजस्टमेंट थी हमारे पास। तो ड्राइंग को मैं मेंशन करूंगा, वो लेस करवाऊंगा। इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास नेट इनकम आई थी, उसको आपने ऐड करवाना है। ऐड नेट इनकम। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम तरफ चलें, जो हमने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया था, लेक्चर नंबर 1 में जो हमारे पास नेट इनकम आई थी बेटा, वो आई थी 6,980। ये हमारे पास नेट इनकम आई थी, तो इसको मैं ऐड करवा दूंगा 6,980। तो 6,980 ये मैं ऐड करवाऊंगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर जो है आपको क्वेश्चन में नेट लॉस बताया जा रहा होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छा, एक और बात बता दूं, आईकॉम लेवल में ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये शॉर्ट में आता है। तो शॉर्ट में ना आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है या फिर आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, दोनों में से एक काम करना होता है। ठीक है, दोनों काम नहीं करने होते। वो एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाकर दिखाओ और साथ में आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बात पूछ रहा होगा। लेट सपोज अगर वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट बनाने को कहने को कहता है, कि जैसे कि अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसी तरीके से अगर आपसे एग्जामिनर रिक्वायर्ड में ये पूछ लेता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है, तो वो क्वेश्चन में आपको नेट इनकम या नेट लॉस देगा। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं होगी कि आप जाओ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ और फिर उसमें से नेट इनकम या नेट लॉस को निकालो और फिर आप उसको यहाँ पर रिपोर्ट करो। ठीक है, पहले हुआ करता था, पिछले जमानों में ऐसा हुआ करता था कि वो आपको दोनों चीजें निकालने को कहता था, लेकिन अब वो आपसे अगर वो बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट में पूछेगा, तो बैलेंस शीट के लिए वो आपको क्वेश्चन के अंदर नेट इनकम या नेट लॉस अवेलेबल देगा।
मतलब वो आपको क्वेश्चन में देगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको नेट इनकम दी जा रही हो तो बच्चों आप लोगों ने ऐड करवा लेना है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां पर ऐड करवा रहा हूं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस दिया जा रहा है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस दिया जा रहा है, तो बच्चों फिर आपने जैसे नेट इनकम ऐड करवा रहे हो ना, तो फिर आप नेट लॉस को लेस करवाओगे, जैसे ड्राइंग को लेस करवा रहे हो। तो दो चीजें याद रखना कि लेस होती हैं, एक ड्राइंग लेस होती है और एक नेट लॉस लेस होता है। और दो ही चीजें ऐड होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें ऐड होती हैं? एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होती है और एक नेट इनकम ऐड होती है। और नेट इनकम या नेट लॉस में से, दोनों में से कोई एक चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर नेट इनकम हो तो बच्चों आप लोगों को ऐड कर लेना है, और अगर नेट लॉस हो तो आप लोगों ने उसको लेस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास तो नेट इनकम थी, ये मैंने निकाली है। पेपर में आपके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा कि एक 10 नंबर के सवाल के अंदर वो आपको कहे कि बैलेंस शीट भी बना के दिखाएं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बना के दिखाएं। वो दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, ठीक है। हाँ, अगर लॉन्ग में आ जाता है सेक्शन सी के अंदर, तो फिर वो आपसे दोनों चीजें पूछ रहा होगा। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं, 1 लाख में 20,000 ऐड करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे और 6,980 हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,980। 1,20,980, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अब हम इसको टोटल कर लेंगे, और ये टोटल बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। जैसे जहां पर मैंने एसेट का टोटल किया है, सेम उसी के सामने ही मैं इस टोटल को भी लिख रहा हूं। यहाँ पर मैं इक्विटी लिख दूंगा। इक्विटी का जो टोटल आया है वो भी 1,42,980 आया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन जो अगर आप टोटल कर लो, अकाउंट पेबल 12,000 है, बैंक लोन 10,000 है, और इसके अलावा जो है नेट इनकम जो है वो 1,20,000, सॉरी, कैपिटल जो बैलेंस एंड में आया वो 1,20,980 आया। इन सब का आप टोटल करेंगे 1,42,980 आएगा। तो सेम बस यही प्रोसेस याद रखना है आप लोगों को अपनी सिंगल एंट्री के अंदर, कि बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना काफी, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अल्लाह हाफिज।